हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इनफिनाइट लवेंजो में, जहाँ मैं आपके साथ ब्लडी सोल का एयर शेयर करने वाली हूँ। गाइस, बैकग्राउंड में आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी कुछ सॉन्ग टाइप की, उसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। एंड अब हम एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जीशु टिया और वेन को साथ देखता है, उसे बहुत गुस्सा आता है, वहाँ से चुपचाप चला जाता है और टिया और वेन केसिंग बाई और जीशु को देखते ही रह जाते हैं। टिया फिर अपने आंसू साफ करती है और फिर वैन की तरफ देखते हुए कहती है, हे वैन, वो तुम क्या उसे जानते हो? वो लड़का कौन था और वो तुम्हें ऐसे क्यों देख रहा था? इतने गुस्से में क्यों गया हुआ है यहाँ से? अभी वैन उस तरफ देखता है और कहता है, मुझे नहीं पता वो गुस्से में क्यों गया है। वैन अभी वापस से उस डायरेक्शन में देखता है जहाँ से अभी वैन और बाई गए थे। वो फिर टिया की तरफ देखता है और कहता है, टिया, मुझे अभी जाना होगा। तो टिया कहती है, लेकिन वैन, हम फिर कब मिलेंगे और मैं तुम्हें कांटेक्ट कैसे करूँगी? तुम्हारा फ़ोन तो लग ही नहीं रहा है। तो वैन अभी उसकी बात का जवाब देने के मूड में तो नहीं था, पर वो फ़िलहाल उससे हार्ट नहीं करना चाहता था। तो वो कहता है, ठीक है, मैं परसों तुम्हें शॉन लेक के पास मिलूँगा, ओके? अभी मुझे जाना होगा, बाय, और तुम भी घर जाओ। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अभी हमें बाई और जीशु को दिखाया जाता है। बाई जीशु का हाथ पकड़ के उसे नीचे लेके आता है और कहता है, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू जीशु? क्या कर रहे थे वहाँ पे? तुमसे बोला था कि तुम वॉशरूम जा रहे हो और तुम वहाँ पर उन लोगों को देख रहे थे, और तुम इतने गुस्से में क्यों थे? हाँ, वेट, क्या तुम उस लड़की को जानते हो? हाँ, पसंद करते हो उसे? तो जीशु कहता है, शट अप, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। तो भाई कहता है, तो मैटर क्या है? जीशु कहता है, भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हम चलते हैं यहाँ से। मैं तुम्हें बाद में बता दूँगा, पर अभी चलते हैं यहाँ से, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। तो बाई फिर कुछ नहीं बोलता और कहता है, ठीक है, चल। अभी बाई और जीशु क्लब से बाहर जाते हैं और वैन केसिंग भी उनके पीछे पीछे ही आ रहा होता है, पर वो ऑब्वियसली कुछ बोल नहीं रहा होता है। अभी वो तीनों ही वहाँ से कार की तरफ आ जाते हैं, लाइक उनकी जो कॉलोनी थी वहाँ पे आ जाते हैं। बाई कार को रोकता है और जो जीशु होता है वो और वैन कार से बाहर जाते हैं, बट ऑब्वियसली बाई उसे देखता नहीं है, वैन को। अभी जीशु कहता है, सॉरी तेरा मूड ख़राब करने के लिए, हम कल बात करते हैं। अभी बाई कहता है, डोंट बी सॉरी फॉर एनीथिंग, ओके, बस अपना ध्यान रखना। अभी जीशु नोट करता है और फिर बाई वहाँ से चला जाता है और जीशु बिना वैन को देखे ही अंदर चला आता है अपने घर के, और वैन भी उसके पीछे पीछे चला आता है और वो अभी भी कुछ भी नहीं बोलता है। अभी बाई अपनी कार से अपने घर की तरफ जा रहा होता है। वो फिर मन में ही कहता है, जीशु आज उस लड़की को देखकर इतना गुस्सा क्यों हुआ था? क्या वो उस लड़की को पसंद करता है या फिर उस लड़के को पसंद करता है? वो इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा था? कल इससे पूछा ही रहूँगा कि आखिर माजरा क्या है। अभी वो मन में इतना कहता है और फिर गाड़ी को अपने घर की तरफ लेके चला जाता है। अभी हमें वैन और जीशु को दिखाया जाता है। जीशु अपने कमरे में आ गया होता है और वैन भी उसके साथ ही आया होता है। वैन कहता है, जीशु क्या हुआ है? तुम वहाँ इतने गुस्से में क्यों थे? ऐसे गुस्से में क्यों चले आए? और वहाँ से आने से पहले मुझे एक बार बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? क्या कुछ गलत कर दिया है मैंने? हाँ, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अभी जीशु तुरंत ही पलटता है और वैन के पास आता है, उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है, वो लड़की कौन थी? अभी वैन तो जीशु को घूर देखने ही लग जाता है। फिर कहता है, लड़की? अभी जीशु कहता है, वो लड़की कौन थी? अभी वैन कहता है, वो टिया थी, मेरी दोस्त। अभी वैन जो होता है उसका कॉलर जीशु छोड़ देता है और फिर अपनी आँख फोल्ड करता है और कहता है, और रियली, तुम्हारी दोस्त? तो वैन कहता है, नहीं, मेरा मतलब वो इस बॉडी वाले वैन केसिंग की दोस्त है, और वो मुझे वैन केसिंग समझ रही थी, मुझसे बात करना चाहती थी, इसलिए हम लोग वहाँ बालकनी के पास चले गए, क्योंकि उसे वहाँ पर बहुत शोर फील हो रहा था, वो बात नहीं कर पा रही थी। फिर जीशु कहता है, और फिर वैन कहता है, वो अपने ब्रेकअप के बारे में बता रही थी। अभी जीशु कहता है, और वैन कहता है, और क्या? फिर वो बेचारी रोने लग गई और मुझे उसे रोते हुए देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो मैं उसके आंसू साफ़ कर रहा था, फिर उसने मुझे हक कर लिया। जीशु कहता है, और तुम मुझसे कंसोल करने लगे, राइट? तो वैन कहता है, हाँ। फिर जीशु उसके पास आता है और कहता है, कल को कोई भी आके तुम्हारे गले लग जाएगा
और तुम यूं ही उसे वापस से गले लगाकर कंसोल करने लग जाओगे। तो फैन कहता है व्हाट्स रॉन्ग विथ यू जीशु। जीशु कहता है नथिंग इज रॉन्ग विथ मी। तो फैन कहता है तो इतना नाराज़ क्यों हो रहे हो यार, वो लड़की, उसके साथ बहुत बुरा हुआ था यार, मुझे उसके लिए बहुत बुरा फील हो रहा था और वो अचानक से गले लगा के लग गई, मुझे अपना दोस्त समझ रही थी, तो क्या उससे खुद से अलग कर देता, बोलता कि नहीं मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, हाँ मैंने तुम्हारे दोस्त की बॉडी ले रखी है, वो तो कब का मर चुका है, उसे एक और शौक दे देता। और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है, तुम्हें किस बात का गुस्सा आ रहा है यार, बताओ तो मेरी गलती क्या है, मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। अभी जीशु तो वन को देखे ही जा रहा होता है, क्योंकि ये पहली बार था जब अनिश्क ने जीशु के अनिश्क ने अपने लिए स्टैंड लिया था, अपने लिए वो लड़ रहा था। और ये देखकर उसे कहीं ना कहीं खुशी हो रही थी मन में, हालांकि अब उसे पछतावा भी हो रहा था कि वो उस पर फालतू पे ही चिल्ला रहा था, पूरी बात जानी नहीं और उस पर क्रोधित हो गया। अभी वो एक डीप ब्रेथ लेता है, फिर फैन के पास आता है, उसकी शोल्डर्स पे अपने दोनों हाथ रखता है और कहता है आई एम सॉरी। तो फैन कहता है तुम्हें हो क्या गया है जीशु। तो जीशु कहता है आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो मुझे क्या हुआ है, बट आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी मेरे अजीब से बिहेवियर के लिए। और मुझे सच में बहुत खुशी हुई देखकर कि तुमने मेरे सामने अपने लिए स्टैंड लिया। ऐसे ही रहना हमेशा, जब तुम्हें लगे कि मैं गलत हूँ तो मुझ पर चिल्लाना, मुझे डांटना और अपने लिए ऐसे ही स्टैंड लेना, ओके। फिर वो मैन के गालों पे 2 बार स्लैप करता है और कहता है चलो अब सो जाते हैं, ओके इट्स गेटिंग लेट। तो वैन भी फिर कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप से आके बेड पे लेट जाता है, जीशु भी लेट जाता है। अभी वैन तो जीशु की तरफ ही देख रहा होता है सस्पिशियस तरह से, क्योंकि उसे तो वाकई समझ में नहीं आता इसके मन में क्या चल रहा है, वाई इज बिहेविंग लाइक दिस। बट इवेंचुअली वो दोनों ही सो जाते हैं। अभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। वैन के सिंह जो होता है वो भी घर पे नहीं होता, वो वहीं कॉलोनी में ऐसे ही घूम रहा होता है। अभी जो जीशु था वो ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में जाता है और अभी तक साउजिंग आगे होते हैं, पर रात में वो आकर ज़्यादा बात नहीं किए थे क्योंकि थके हुए थे और उनको किसी ने परेशान भी नहीं किया था। बट अभी वो ना अपने रूम में होते हैं और वहाँ पर मिसेसा और लुओ और युआन आते हैं। प्रिंस अभी तक जागा नहीं था, वो देर रात तक पढ़ाई कर रहा था, तो अभी वो लेट तक ही सो रहा था। अभी जो ये तीनों लोग होते हैं वो साउजिंग के पास आके खड़े हो जाते हैं, वो भी बेड पे बैठे हुए होते हैं। साउजिंग कहते हैं कैसे हो तुम दोनों, पापा को मिस किया कि नहीं। अभी वो दोनों ही हाँ में सिर हिलाते हैं, स्माइल करते हैं और उनके पास आके बैठ जाते हैं। अभी जो साउजिंग होते हैं वो उन दोनों के सर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं पढ़ाई कैसे चल रही है तुम दोनों की। तो युवान और वो दोनों ही कहते हैं कि अच्छी चल रही है। अभी जो मिसेस होती है वो फालतू का इमोशनल सा फेस बनाती हैं और कहती है बेचारे मेरे बच्चे, चाहे कितनी भी तकलीफ़ें सह लें अपने पापा को तकलीफ़ नहीं देना चाहते। अभी मिसेस की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या हुआ, क्या कुछ हुआ है क्या। अभी वो युवान और लोगों की तरफ देखते हैं तो वो लोग भी ड्रामेबाज की तरह सैड सा मुंह बना के बैठ जाते हैं। अभी मिस्टर साहब कहते हैं रैनी क्या हुआ है, कोई बात हो गई क्या। अभी जो मिसेस साहब थी कहती नहीं कुछ नहीं, मैंने तो बस यूँ ही कह दिया था। और ये कहकर वो वहाँ से जाने का नाटक करती है। अभी वो गेट तक ही आई होती है, तभी मिस्टर साहब एकदम से उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं रानी बात क्या है, क्या हुआ है। तो जो रानी होती है वो अपना सर नीचे करी हुई होती है और मगरमच्छ वाले आंसू रो रही होती है और कहती है वो आपका बेटा वो जीशु, आपको पता नहीं कि कितना बावरा हो गया है वो। अभी वो कहते हैं क्या जीशु क्या किया उसने। तो कहती है बड़े छोटे का कोई लिहाज ही नहीं है, मैंने बस उससे इतना कह दिया कि मार्केट से जाकर थोड़ा सामान ले आए, क्योंकि प्रिंस पढ़ाई कर रहा था और युवान लोगों से तुम्हें सामान नहीं मंगा सकती थी ना। तो उसने कहा बुढ़िया तेरा एक पैर कब्र में है, दूसरा भी डाल दूंगा, तुझे दफना दूंगा अगर मुझसे कोई काम खा तो। और बहुत जलील किया मुझे। युवान जब मेरे सपोर्ट में बोला तो उसने युवान पे हाथ उठाया,
आप ही बताइए अब हम क्या करें। अभी ये चीज़ सुनकर तो मिस्टर साहब का दिमाग ही ख़राब हो जाता है। वो बहुत ही गुस्से में होते हैं। वो अभी वो गेट खोलते हैं, तभी जो रानी होती है वो कहती है, नहीं नहीं ये सब मत कीजिए, अभी अभी तो आप आए हैं, घर का माहौल अभी सही रहे तो बेहतर है। तो मिस्टर साहब कहते हैं जब तक ये इंसान घर में रहेगा कुछ भी सही नहीं होने वाला है। वो रानी को धक्का देते हैं और ऋषि को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं, लाइक लिविंग रूम में। और रानी फिर उन दोनों की तरफ देखती है और स्माइल करती है, और वो दोनों आपस में हाई फाई करते हैं। फिर वो दोनों भी बेड से उठते हैं और जो लाइव शो होने वाला था उसको देखने के लिए वहाँ से आ जाते हैं रानी के साथ। अभी जो ऋषि होता है वो तो अपना किचन में खाना बना रहा होता है, मतलब ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। अभी मिसेस साहब को पता चल ही जाता है कि ऋषि अभी खाना बना रहा है, लाइक ब्रेकफास्ट बना रहा है। तो वो गुस्से में किचन की तरफ जाते हैं और ऋषि के पास जाके खड़े हो जाते हैं। ऋषि अभी उनकी तरफ देखता है, कहता है हे गुड मॉर्निंग डैड, आप कब आए, रात को आए थे क्या, कैसा रहा आपका सफ़र। अभी मिस्टर साहब उसको देखते हैं, फिर उसके हाथ की तरफ देखते हैं और कहते हैं यही हाथ था ना वो जिससे तुमने मेरे बेटे पे हाथ उठाया था। हाँ ये वाला था, ये दूसरा वाला। अभी ऋषु कहता है आप क्या कह रहे हैं डैड, मैंने 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 किस पे हाथ उठाया। अभी मिस्टर साहब उसको और कुछ बोलने का मौका ही नहीं देते, उसका जो राइट हैंड था उसे उठाते हैं और जिस चूल्हे पे अभी सब्जी चढ़ी थी उस सब्जी की कढ़ाई को वो अपने एक हाथ से हटाते हैं और वो जो फ्लेम जल रही थी आग की उसमें ऋषु का हाथ पूरा ही ऐसे डाल देते हैं। अब ऋषु बहुत तेज चिल्लाता है और वो तीनों लोग वहाँ पर उस चीज़ का तमाशा देख रहे होते हैं। अभी उसकी चीख सुनकर प्रिंस की नींद टूट जाती है। वो एकदम से उठता है और वो तुरंत से ही अपने रूम से बाहर आता है और स्टेयरकेस से उतर के तुरंत से लिविंग रूम में आता है। और लिविंग रूम से किचन का नज़र देखकर वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वो तुरंत से ही किचन में जाता है और मिस्टर साहब के सामने क्या कहता है, व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू पापा। तो वो कहते हैं पहली बात तो मुझसे तमीज़ से बात करो तुम। तो प्रिंस कहता है पहले आप अपनी हरकतें देखिए, क्या कर रहे हैं आप। तो वो कहते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता किसने क्या किया है, इसने युवान पर हाथ उठाया, रहने से बदतमीज़ी की। तो जो प्रिंस होता है वो फिर शिशु की तरफ देखता है और फिर उन लोगों की तरफ देखता है। अब प्रिंस जानता तो था ही शिशु ने सब किया है। अभी प्रिंस कुछ भी बोलता है उससे पहले ही शिशु कहता है डैड मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं युवान पे हाथ क्यों उठाऊंगा, मामा से बदतमीज़ी से बात करने का तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। अभी जो युवान होता है वो कहता है डैड ये झूठ बोल रहा है, ये बहुत झूठ बोल रहा है, इसने ना मुझे बहुत बुरी तरह से मारा था, मैं ज़मीन पे गिर गया था और मम्मा से भी तो भगवान कितनी ज़्यादा बदतमीज़ी से बात की। अभी प्रिंस युवान को गौर कर देखता है और कहता है युवान जस्ट कीप क्वाइट, अभी एक शब्द मत बोलना। अभी मिस्टर साहब कहते हैं उसे क्यों रोक रहे हो, हाँ उसे क्यों रोक रहे हो, क्या हो गया तुमको। तभी युवान भी कहता है भैया आप मुझे क्यों डांट रहे हैं, मुझे चुप होने के लिए क्यों कह रहे हैं, अब तो जानते हैं कि इसने मुझ पर हाथ उठाया था, मामा से बदसलूकी की थी, आपसे भी तो बदसलूकी की थी उस दिन जब मामा ने इनसे कहा था कि ये सुबह मार्केट से सामान नहीं लाए। अभी ये चीज़ सुनता है ना ऋषु तो उसका दिमाग ठनकता है। वो युवान की तरफ देखता है और वो कुछ ज़्यादा सोच पाता उससे पहले मिस्टर साहब प्रिंस को अपनी तरफ करते हैं और कहते हैं तो तुम जानते हो कि वहाँ पे क्या हुआ था, हाँ जानते हो, अब तुम ही मुझे बताओ क्या जीशु ने युवान पे हाथ उठाया था, हाँ क्या उसने बदतमीज़ी की थी रहनी से, क्या तुमसे बदतमीज़ी की थी उसने। वे प्रिंस तो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में फंस गया था क्योंकि वो जीशु के विरुद्ध नहीं बोलना चाहता था क्योंकि वो जानता है कि जीशु ने जो भी कुछ किया था उस समय वो फ्रस्ट्रेशन में ही किया था क्योंकि ये लोग उससे परेशान ही इतना करते थे, लेकिन अभी वो झूठ भी नहीं बोल सकता था। अभी मिस्टर साहब प्रिंस के शोल्डर पे अपनी ग्रिप टाइट करते हुए कहते हैं मैं कुछ पूछ रहा हूँ प्रिंस, क्या यहाँ ऐसा कुछ हुआ था। अभी जो जीशु होता है वो प्रिंस की तरफ देख रहा होता है और प्रिंस अभी जो नहीं बोल रहा था उसकी खामोशी से ही वो जान गया था कि हाँ उसने ऐसा कुछ किया है, पर अपनी जानकारी में तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो वो समझ जाता है कि उस दिन अनिश ने कुछ ना कुछ तो किया था उसके साथ जिसके कारण वो इस सिचुएशन में आया था कि उसने युवान पर हाथ उठाया और रानी और प्रिंस से बदतमीज़ी की थी।
अभी जो जिशु था उसका तो दिल ही टूट जाता है, उसकी आँखें पूरी भर जाती है। वो अपनी नज़रें नीचे करके खड़ा हुआ होता है और तब तक जो प्रिंस होता है वो मिस्टर ज़ाओ के सवालों पर हामी सिर हिलाता है। अभी उसके ऐसा करते ही मिस्टर ज़ाओ थोड़ा पीछे हटते हैं और कहते हैं, अब जो किया है उसकी सज़ा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी जिशु। अभी प्रिंस उनकी तरफ देखता है और वो कुछ रिएक्ट करता है उससे पहले ही वो जो मिस्टर ज़ाओ होते हैं वो जिशु के पास होते हैं, उसके बाल पकड़ते हैं और वहाँ पर जो एक लकड़ी का कैबिनेट होता है उससे उसका सर अड़ा देते हैं और बार-बार सर अड़ा ही जा रहे होते हैं। पर जिशु के मुँह से हल्की सी भी आवाज़ नहीं आती है, वो बस एकदम ही शांत हो गया होता है। और इस सिचुएशन में जो प्रिंस था वो काफ़ी शॉक में था, तो वो पहले कुछ रिएक्ट नहीं कर पाया था। फिर वो एकदम से ही जिशु के पास आता है और मिस्टर ज़ाओ को उससे दूर हटाता है और जिशु को होल्ड करता है, जो कि अब तक अनकॉन्शियस हो चुका था। अभी जिशु को होल्ड करके ज़मीन पे लिटाता है और उसका सिर अपने लैप में रखता है और उसे उठाने की कोशिश करने लग जाता है। वो उसके गालों पे बहुत बड़ा स्लैप कर रहा होता है पर उसे होश नहीं आ रहा होता है। अभी जो प्रिंस था वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है उसके लिए और फर्स्ट टाइम लाइफ में उसकी आंखों में ना जिशु के लिए आंसू भी थे, क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा था उसके लिए। अभी फ़िलहाल अभी मिस्टर ज़ाओ, रैनी और लुओ और युवान तो ये सब देखे ही आ रहे होते हैं। अभी मिस्टर ज़ाओ कहते हैं, ये अचानक से इतना भाई प्रेम कहाँ से आ गया तुम्हारे अंदर? हाँ, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि उसने तुम्हारे भाई के साथ क्या किया है? अभी प्रिंस उनकी तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, आपके अंदर की इंसानियत मर गई है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर की भी इंसानियत मर चुकी है। आप लोगों ने आज जो किया है ना, उसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा आप लोगों को। जानवर है आप लोग। और अगर जिशु को आज कुछ भी हो गया ना, तो जेल की हवा ना खिलाई ना आप लोगों को, तो देखना। अभी ये सुनकर तो वो चारों के चारों शॉक्ड हो जाते हैं। अभी प्रिंस वापस से जिशु के चेहरे पे स्लैप करता है और कहता है, जिशु आँखें खोलो, आँखें खोलो, प्लीज़ लुक एट टू मी। अभी जिशु ऑब्वियसली उसमें नहीं आ रहा होता है, तो प्रिंस जो होता है वो फिर उसे कैरी करता है और वहाँ पर सोफ़े पे डालता है, उसे फर्स्ट एड किट लेकर आता है और उसका जो सर पे घाव थे उसे वो क्लीन करने लग जाता है। उसके बाद वो जिशु के सर पे पट्टी करता है और फिर उसे वहीं पे ही लेटे रहने देता है और उसके पास ही बैठा रहता है। अभी जिशु को बहुत ज़्यादा इंजरी नहीं आई थी, सर पर ही चोट आई थी, वो भी बहुत गहरी नहीं, तो उसे प्रिंस हॉस्पिटल लेकर नहीं गया था। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो जिशु होता है उसे होश आ गया होता है और वो फ़िलहाल अपने रूम में होता है, उसे प्रिंस उसके रूम में लेकर आया होता है। और अब इस टाइम तक वैन केसिंग भी घर आ गया होता है। वो ऑब्वियसली बालकनी से घर आया होता है और वो जिशु के कमरे में जैसे ही एंटर करता है, जिशु की ऐसी हालत देखकर वो तो एकदम ही शॉक्ड हो जाता है। अभी जिशु रूम में अकेला नहीं था, लाइक वैन के अलावा भी वहाँ पे कोई था। वो था प्रिंस, जो उसके पास ही बैठा हुआ था और एकदम ही खामोश था। अभी जिशु जो बेड का सिरहाना होता है उससे सिर टिकाकर बैठा हुआ था, लाइक हाफ बैठा हुआ था, हाफ लेटा हुआ था। अभी जिशु को तो पता चल ही गया था कि वैन वहाँ पे आ गया है। वो एक बार वैन की तरफ देखता है और फिर वापस से ही प्रिंस की तरफ देखने लग जाता है। वैन को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे हुआ क्या है और चल क्या रहा है। अभी जिशु प्रिंस की तरफ देखता है और कहता है, थैंक यू। प्रिंस उसकी तरफ देखता है और कहता है, किस लिए? तो जिशु कहता है, आप ज़्यादा नाटक मत करो मेरे सामने, ओके? तुम्हें पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तुम आज मेरे साथ खड़े रहे, मेरे ट्रीटमेंट किया और अभी मेरे साथ बैठे हो, मेरा ख्याल रख रहे हो, उसके लिए थैंक यू। अभी जो प्रिंस था वो कहता है, इट्स नथिंग। आज जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे साथ गलत हुआ था, वरना मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारी तरफदारी करने का, तुम्हारा सपोर्ट करने का, तुम्हारा ख्याल रखने का। अभी जिशु स्माइल करता है और फिर कहता है, हाँ मैं देख रहा हूँ, तभी तुम्हारी आंखें एकदम लाल हो चुकी हैं रो रो के, क्योंकि तुम्हें कोई शौक़ नहीं है मेरा ख्याल रखने का, मेरी तरफदारी करने का, मेरा सपोर्ट करने का, है ना प्रिंस? अभी प्रिंस तो जिशु को देखने ही लग जाता है और जिशु भी उसे स्माइल करते हुए देख रहा होता है। अभी प्रिंस बेड से उठता है और कहता है, अभी तुम ठीक लग रहे हो, मुझे अभी जाना चाहिए। तो जो जिशु होता है वो नोट करता है। एक्चुअली वो खुद भी चाहता था कि प्रिंस यहाँ से चला जाए, क्योंकि अगर प्रिंस यहाँ रहता तो अनजाने में ही वो आज वैन इंसिडेंट्स के बारे में कुछ बोल देता और जिशु नहीं चाहता था कि वैन के सामने आज के इंसिडेंट्स की कोई भी बात आए।
लेकिन उसे पता नहीं था कि वैन के अपने ही मेथड है सच पता करने के। अभी जो प्रिंस होता है वो वहाँ से चला आता है और शिशु चुपचाप ही वहाँ पे बैठा हुआ होता है। अभी जो वैन केसिंग होता है वो तुरंत से उसके पास आके खड़ा हो जाता है और कहता है, कैसे हो ये सब? शिशु कुछ नहीं बोल रहा होता है। फिर वैन उसके शोल्डर को ऐसे हल्के से पकड़ता है और कहता है, शिशु मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कैसे हुआ है सब? अभी वैन केसिंग का बोला हुआ एक एक शब्द शिशु के गुस्से को बढ़ा रहा होता है। शिशु कहता है, हाथ हटाओ। वैन कहता है, हाँ? शिशु कहता है, हाथ हटाओ। अभी जो वैन होता है वो अपना हाथ हटा लेता है। अभी वैन के दिमाग में अचानक से ये बात आती है कि कहीं उसे उस रात वाली बात का पता तो नहीं चल गया कि उसने शिशु के दिमाग को कंट्रोल करके युवान को और रैनी को सबक सिखाया था। तो शिशु की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ है शिशु, प्लीज़ टेल मी। अभी शिशु उसकी तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, मुझसे सवाल करने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। जिस दिन फोमोंग आंटी का एक्सीडेंट हुआ था, क्या उस समय जब तुमने मेरी बॉडी को पोसेस किया था उसके बाद भी तुमने मेरी बॉडी को पोसेस किया था उस रात? अभी जो फैन होता है वो चुपचाप से खड़ा होता है। जिस चीज़ का वो इतने टाइम से फेयर रखे हुए था अपने मन में, जिस चीज़ का डर था उसे, वो चीज़ आज उसके समक्ष आके खड़ी हो गई थी। अभी उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या ही करे। अभी शिशु बेड से उठता है और वैन केसिंग के फेस के एकदम ही सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे जवाब दो, क्या तुमने उस दिन मेरी बॉडी को पोसेस किया था? तो वैन नाम से लाता और कहता है, नहीं, मैंने तुम्हारी बॉडी को पोसेस नहीं किया था। और ये चीज़ उसने अपनी नज़रें नीचे करके ही बोली हुई होती है। अभी वो अपने नज़रें ऊपर करता है, शिशु की तरफ देखता है और फिर कहता है, पर मैंने तुम्हारी सोच पर काबू किया था। अभी शिशु कहता है, मैं जान सकता हूँ क्यों? तो वैन कहता है, तुम्हारी वो माँ तुम्हें उल्टा सीधा बोल रही थी और तुम्हारे भाई बहन उस चीज़ का मज़ा ले रहे थे, बहुत चस्के से सब चीज़ें देख रहे थे। तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ भी नहीं समझती यार, तुम इतने ज़्यादा टायर्ड थे। जो चीज़ मैं देख रहा था और वो तुम्हारी माँ को ये चीज़ देख नहीं पा रही थी। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तुम्हें बिना वजह फालतू की बातें सुनाई जा रही थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए अभी वो इतना ही बोलता है। तभी शिशु कहता है, इसलिए तुमने मेरे दिमाग पर काबू किया, मुझसे युवान को थप्पड़ मरवाया, मेरी माँ से बदसलूकी करवाई, प्रिंस से बदसलूकी करवाई, राइट? अभी वैन तो बस शिशु को देख रहा होता है। वो फिर हाँ में नोट करता है। अभी शिशु कहता है, वो मेरा परिवार है, मेरे साथ जैसा भी चाहे सलूक करे, तुम्हें इन सब में पढ़ने की क्या ज़रूरत थी? अभी वैन तो बस आश्चर्य से शिशु को देखे ही जा रहा था। वो कहता है, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ इतना सब कुछ कर रहा था, उससे तुम्हें शांति दी, और मैंने तुम्हारी फैमिली के साथ ज़रा से कर दिया तो तुम मुझ पर क्रोधित हो रहे हो? तो शिशु कहता है, हाँ, हो रहा हूँ मैं क्रोधित, और होना भी चाहिए मुझे। इन सब चीज़ों से ना तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है, ये मेरा और मेरी फैमिली के बीच का मैटर है। इट्स नन ऑफ योर ब्लडी बिजनेस, करेक्ट? अभी वो वहाँ से जाने लगता है एक कर। तभी वैन केसिंग उसकी 4 आर्म्स को कस के पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता और कहता है, इट इज़ माई बिजनेस, इट इज़ माई बिजनेस शिशु। तुम्हें परेशान करने वाले को, तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारी फैमिली है या कोई और। अगर तुम्हें वो परेशान करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, तो मुझे उन्हें मारना ही होगा। अभी शिशु फैन की तरफ देख रहा होता है और फैन को ऐसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है। वो डरते हुए कहता है, अनिश्क वो मेरी फैमिली है, तुम उन्हें हर्ट नहीं कर सकते, तुम उन्हें हर्ट नहीं कर सकते। फैन कहता है, ओ कम ऑन, ऑफ कोर्स मैं ऐसे कर सकता हूँ, और तुम मुझे नहीं रोक सकते, बिकॉज़ रूल्स के अनुसार अगर मैं किसी को प्राप्त होता हूँ तो उसकी सुरक्षा का दायित्व मेरा होता है। तो अगर उसे कोई भी हार्म करने की कोशिश करेगा तो उसकी जान लेने का पूरा अधिकार है मुझे, और उसके लिए मुझे
किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं है, खुद मेरे मालिक की अनुमति की ज़रूरत भी नहीं है मुझे। तो शीशो, अब तुम यहाँ चीखते रहो, चिल्लाते रहो, चाहे जो करते रहो। तुम्हारे साथ जिसने किया है उसको तो अब मारना ही पड़ेगा। अभी शीशो की आंखों में तो पूरा आंसू आ गए होते हैं। अभी शीशो कहता है, हरीश प्लीज़ डोंट डू इट, वो मेरी फैमिली, उन्हें नुकसान मत पहुँचाओ, प्लीज़ प्लीज़, आई एम सॉरी फॉर माई बिहेवियर, प्लीज़ उन्हें कुछ मत करो, प्लीज़ उन्हें कुछ मत करो। उनके बदले अगर तुम्हें मारना है तो मुझे मार दो, पर प्लीज़ उन्हें कुछ मत करो, वो मेरी फैमिली है यार, मेरी फैमिली, उन्हें कुछ मत करो। जैसे भी है, उन्होंने मुझे तब संभाला था जब मैं ऑर्फन था यार, मुझे इस घर पे लेकर आए, एक नाम दिया है, एक पहचान दी है, मैं उन्हें खो नहीं सकता यार, प्लीज़ इन्हें कुछ मत करना। अभी बहन तो बस यीशु को देखे ही जा रहा होता है। अभी जो यीशु होता है वो स्टिल रो रहा होता है। बहन उसके गाल पे हाथ रखता है तो बहन को देखकर यीशु को लगता है कि शायद अब उसका मन शांत हो गया होगा। वो बहुत ही होपफुल नज़रों से बहन को देख रहा होता है, पर वैन हेजिंग के दिमाग में तो कुछ और चल रहा होता है। वो यीशु की आंखों में देखकर इस बात का पता लगा रहा होता है कि लाइक यहाँ पे हुआ क्या था और उसे ये चोट कैसी लगी थी। अभी वो यीशु को देखे ही जा रहा होता है और यीशु समझ नहीं पाता है कि वैन क्या कर रहा है। वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता, स्टिल बस उसकी आंखों में देखे ही जा रहा होता है। फिर अचानक से वो उसकी गालों से हाथ हटाता है और उस रूम से चला जाता है। अभी यीशु तो एकदम ही शॉक में होता है और फिर जब थोड़ा अपने सेंस में आता है तो वो भी वैन के पीछे जाता है। अभी वैन जो कॉरिडोर था वहाँ पर ही चल रहा होता है तेज़ कदमों से, तभी उसे युवान दिखता है। अभी वो युवान को देखता है, युवान जो अपने कॉल पर होता है कहता है, हाँ हाँ बहुत मज़ा आया यार, आज जो फ़न मिला है ना वैसा फ़न यार काफ़ी टाइम से नहीं मिला था यार। यीशु का ना चेहरा देखने वाला था और जब पापा ने ना उसका हाथ जलाया तो यार उसके हाथ जलने से मेरे दिल को जो सुकून मिला है मैं तुझे बता नहीं सकता। और कॉन्सिडेंटली वो उसका वही हाथ था जिस हाथ से उसने मुझे थप्पड़ मारा था। और यार जब वो चिल्लाया है ना हाथ जलने पर, मेरी आत्मा को तो तृप्ति ही मिल गई यार। पर ये प्रिंस भैया ने आज सारा मूड ख़राब कर दिया यार, पता नहीं क्या हो गया इनको। डिशू कर रहे थे, पापा से लड़ रहे थे यार उसके लिए। हाँ हाँ कोई बात नहीं, अरे ट्रीट तो मैं दूंगा ही तुझे, चल पिज़्ज़ा खाने चलेगा। हाँ 2 घंटे में मिलते हैं, हम लोग फिर पिज़्ज़ा वाले में पिज़्ज़ा खाएंगे और पार्टी करेंगे, ओके। हाँ ट्रीट मेरी तरफ से। अभी जो वैन होता है वो युवान को देख रहा होता है और यीशु पीछे से उसकी तरफ आ ही रहा होता है क्योंकि उसने युवान को देख लिया होता है और वो तो वैन को देख ही सकता था, तो उसने देखा था कि वैन उसके सामने ही खड़ा है। अभी जो वैन होता है वो एक बार यीशु की तरफ देखता है क्योंकि उसे आहट सुनाई दे रही थी। वो यीशु की तरफ देखता है फिर स्माइल करता है, फिर युवान की तरफ देखता है और कहता है, आत्मा की तृप्ति तुम्हें अभी मिली कहाँ है, मैं दिलाता हूँ तुम्हें आत्मा की तृप्ति। अभी इस मोमेंट तक जो युवान था वो सीढ़ों के पास भी आ गया था। अभी वैन उसे देखता है और फिर अपने फिंगर्स को ऊपर करता है, मतलब अपने हाथ को ऊपर करता है, अपने फिंगर को हल्का से ट्विस्ट करता है और युवान को ऐसा फील होता है कि उसे ना किसी ने धक्का दिया है। वो तुरंत ही वहाँ से सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। अभी युवान एकदम से चिल्लाता है मम्मा, और यीशु भी चिल्लाता है युवान, और वो दोनों से उसकी तरफ आने लग जाता है वैन को क्रॉस करके। अभी जो प्रिंस था, लुओ थी, रैनी थी और मिस्टर थे, वो सब भी जो अपना युवान था उसकी तरफ आने लग जाते हैं। वो लोग वहीं पे बैठे हुए थे तो वो लोग भी उस तरफ आ रहे थे और थैंकफुली उन्होंने ये देखा होता है कि यीशु दूर ही था जब युवान सीढ़ियों से गिरा था। तो अभी ये प्रॉब्लम तो नहीं थी कि उस पर कोई इल्ज़ाम लगा है, ये प्रॉब्लम तो नहीं थी। अभी वो सभी लोग फैन की तरफ आते हैं और प्रिंस फटाक से सीढ़ियों पर चढ़ जाता है और सीढ़ियाँ काफ़ी लंबी थी इसलिए जो युवान था वो भी सीढ़ियों पर ही रोल हो रहा होता है, नीचे नहीं गिरा होता है। अभी प्रिंस युवान को गिरने से रोक लेता है और तब तक यीशु भी नीचे आ जाता है। वो दोनों ही उसे कैरी करके नीचे की साइड लेके आते हैं। अभी प्रिंस युवान को सोफे पे डालता है और उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है। अभी यीशु भी यही कर रहा होता है तो जो रैनी होती है वो कहती है दूर हटो मेरे बच्चे से, तुम्हारा ही बनूसा है उस पर पड़ा है तभी उसके साथ ये सब हो रहा है। अभी प्रिंस अपनी आंखें बंद करता है क्योंकि उसे भी गुस्सा आ रहा था। वो रैनी की तरफ देखता है और कहता है मॉम प्लीज़ अभी ये तमाशा बंद कर दीजिए, अभी युवान को देखना ज़्यादा ज़रूरी है आपके इस तमाशे से, ओके।
तो भी जो मिस्सा होती है वो कुछ नहीं बोलती है, वो भी युवान के सर पे से हाथ फेर रही थी, उसे होश बनाने की कोशिश कर रही होती है। अभी जो शिशु होता है वो युवान को देख रहा होता है और ऑब्वियस सी बात है उसे बहुत बुरा लग रहा होता है उसके लिए। वो लोग इतने बुरे हैं तब भी उसे बुरा लग रहा होता है। उसने युवान की बातें भी सुन ली थी जो वो फ़ोन पे कर रहा था, वो भी सुना था, बट स्टिल उसे बुरा लग रहा था। अभी वो उसे देख रहा होता है, थोड़ा अपने कदमों को पीछे करता है और अपना सिर उठाकर ऊपर की तरफ देखता है, जहाँ पर अभी सीढ़ियों के जस्ट सामने वैन केसिंग खड़ा था, जो कि अभी युवान की तरफ देख रहा होता है और उसके चेहरे पर अभी एक डेविल वाली स्माइल होती है। अभी उसकी नज़र फिर शिशु की तरफ पड़ती है जो कि उसे ही देख रहा होता है और अभी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो गए होते हैं। वो बस शिशु को देखे ही जा रहा होता है और शिशु उसे देख रहा होता है। एंड कहीं ना कहीं इस मोमेंट पे जो वैन केसिंग के चेहरे के एक्सप्रेशन थे उनमें कहीं ना कहीं पेन दिख रहा था। हालांकि उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे वो काफ़ी शांत लग रहे थे, वो काफ़ी शांत तरह से शिशु की तरफ देख रहा था, पर उसके मन में इस समय तूफान आ चुका था। उसके मन में अभी कई सारी बातें चल रही थी अपने आप को लेकर, शिशु को लेकर, पर उनमें से एक बात थी जो वो अच्छी तरह से समझ गया था कि शिशु और वैन केसिंग यानी कि अनिष्क कभी साथ नहीं रह सकते, कभी भी नहीं। और ये चीज़ वो आज अच्छे से समझ गया था। अभी वो शिशु को देख के एक स्माइल करता है जो कि काफ़ी कुछ कह रही थी। वो स्माइल ही अपने आप में काफ़ी कुछ कह रही थी, पर शिशु उस समय उस स्माइल का मतलब नहीं समझ पा रहा था एंड स्टिल उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देख रहा था। एंड फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय वैन तो लिख ही दीजिएगा गाइस। एंड मैं साक्षी आप सभी से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ मेरी किसी भी एफएफ के नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय वैन, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स गाइस एंड लव यू।